हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका। तो आज है द सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 1 और आज से मैं क्लास 12 की केमिस्ट्री बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं फॉर योर बोर्ड एग्जाम 2020 एंड 2021। ठीक है, जेई 2021, नीट 2021। ठीक है, हर एक क्लास के लिए बिल्कुल यूजफुल रहने वाला है। एंड हम हर एक के, चाहे हम बोर्ड की बात कर ले, चाहे हम जेई की बात कर ले, चाहे हम नीट की बात कर ले, हर एक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्लास के साथ साथ। टेलीग्राम चैनल है भारत पंचाल सर के नाम से, वो ज्वाइन कर लेना सो दैट कि आपको वीडियोस के लिंक मिलते रहें और पीडीएफ मिलती रहे रेगुलर। एंड अगर आपको इस चैप्टर की पीडीएफ चाहिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप देख लेना। एंड अगर आपकी कुछ क्वेरीज रहती हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। एक रात का टाइम रख देते हैं, 9 से 9:30 के बीच में आप मुझे अपने डाउट भेज सकते हो सो दैट मैं आपकी प्रॉब्लम्स का रिप्लाई कर सकूं। चलिए बेटा जी, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो आज है द सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 1। सबसे पहले क्वेश्चन ये राइज होता है कि सॉलिड स्टेट कहते किसे हैं। सबको पता है सॉलिड स्टेट क्या होती है। इट इज दैट स्टेट ऑफ मैटर, एक स्टेट होती है मैटर की, स्टेट ऑफ मैटर which have definite shape, definite mass and definite volume। ये वो डेफिनेशन है जो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं बेटा। ठीक है, पढ़ते आ रहे हैं। 11th क्लास में भी हमने पढ़ा था कि ये मैटर की वो स्टेट है जिसकी एक डेफिनेट शेप होती है। कोई भी सॉलिड हो, मान लो ये पेन है, एक सॉलिड है, इसकी शेप डेफिनेट है, इसमें कुछ मास होगा एंड इसमें फिक्स स्पेस ऑक्यूपाई करना है, तो इसका डेफिनेट वॉल्यूम भी है। और भी कुछ बातें होती हैं। सबसे पहली बात, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है बहुत क्लोजली पैक्ड हैं, या फिर आप कह सकते हो इंटरमोलिकुलर स्पेस इज नेग्लिजिबल। इंटरमोलिकुलर स्पेस इज नेग्लिजिबल। इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता है, बिल्कुल कोई स्पेस नहीं होता। अगली बात करें, नो फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी मीन्स फ्लो करना। सॉलिड फ्लो नहीं करते हैं, लाइक लिक्विड होता है फ्लो करता है, गैसेज होती हैं फ्लो करती हैं, बट सॉलिड फ्लो नहीं करते। ऐसा नहीं है कि आपका घर फ्लो करके, अगर कुछ भाई साहब एक्सट्रीम कंडीशन होगी एक अलग बात है, बट जनरली वो वहीं रहेगा, है ना। अब मोबाइल जहां रख के गए होते हैं ना, वो उड़ के कहीं और चला जाए, नहीं होता ऐसा। ठीक है, तो फ्लूइडिटी नहीं होती है। ठीक है, अगली बात करें, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। एंड अगर मैं इसको ज्यादा अच्छे से बोलूं, मेल्टिंग पॉइंट इज हाइयर देन रूम टेम्परेचर। ये बड़ी जरूरी बात है, हाइयर देन रूम टेम्परेचर। जितने भी हमारे पास सॉलिड होते हैं उनका रूम टेम्परेचर से ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। अगर मैं बात करूं रूम टेम्परेचर जनरली जो माना जाता है बेटा जी, वो माना जाता है 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस से मेल्टिंग पॉइंट जिसका ज्यादा होगा जनरली वही सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में। अभी एक बात हो, अगर किसी का मेल्टिंग पॉइंट 25 से कम है, मान लो 24 पे कोई चीज मेल्ट हो जाती है, तो वो सॉलिड स्टेट में थोड़ी ना रहेगी, वो तो लिक्विड बन जाएगी। क्लियर है कि नहीं। तो सॉलिड की जरूरी बात ये होती है कि उनका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज्यादा होता है। आगे बढ़ते हैं, अगली बात समझिए, दीज आर जनरली नॉन कंप्रेसिबल। सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता क्योंकि पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास लगे हैं ना। क्लियर है। अब मैं इस बात को आगे बढ़ाऊंगी। आज तक तो कोई क्लास ऐसी नहीं गई है जब मैंने एक वर्ड को डिस्कस ना किया हो। ये वर्ड बहुत जरूरी है आपके लिए समझ जाना। वैसे तो मैं उम्मीद कर रहा हूं स्टार्टिंग में तो ये वीडियो उन्हीं बच्चों के पास पहुंचेगी जो रेगुलर फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्हें पता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अगर मैं हिंदी में बोलूं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, बनाने वाले पदार्थ। क्या बोलेंगे, बनाने वाले पदार्थ। ठीक है, किसी भी चीज को जो बनाने वाले होते हैं, लाइक ये जो हमारी कंट्री है ये हम लोगों ने बनाई है, तो हम इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, है ना। ये बैच है, ये जो भारत पंजाब सर की आर्मी है वो तुम लोग हो, है ना, तो आप इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। ऐसी केमिस्ट्री की आर्मी कौन है, केमिस्ट्री में हर एक चीज किससे मिलकर बनती है, वो मिलकर बनती है एम से। किससे मिलकर बनती है, एम से। एम का मतलब क्या होता है यहां पर, एटम, आई मीन्स आयन,
एंड एम मीन्स होता है बेटा जी मॉलिक्यूल, एटम, आयन एंड मॉलिक्यूल। केमिस्ट्री के ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं। केमिस्ट्री में जो भी कुछ बनेगा या तो वो एटम से बना होगा, या वो आयन से बना होगा, या मॉलिक्यूल से बना होगा। एग्जाम्पल की बात करें, कई बार एग्जाम्पल देता हूं मैं, जैसे कि सलमान खान हो गया, कैटरीना कैफ होगी, दोनों अलग अलग हैं, दे आर एटम्स। अगर उनकी शादी हो जाती है तो वो क्या बन जाएंगे? मॉलिक्यूल। शादी के बाद उनका ब्रेकअप हो जाए, टूट जाए, है ना, तो भाई को गम लग जाएगा, भाभी खुश हो जाएंगी, तो वो क्या बन जाएंगे? आयंस। प्रॉपर एग्जाम्पल की बात करते हैं, लाइक हमारे पास है Na एंड Cl, दोनों अलग अलग हैं, दे आर एटम्स। अगर वो कंबाइंड हो जाते हैं भाई, कंबाइंड हो गए तो वो क्या बन जाएंगे? मॉलिक्यूल। और अगर वो कंबाइंड होकर डिसोशिएट हो गए हैं, कंबाइंड होकर डिसोशिएट हो गए तो उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? आयंस। अलग अलग हैं, एटम, कंबाइंड हो गए, मॉलिक्यूल कंबाइंड होकर अलग अलग हुए, वो क्या कहलाएंगे? आयंस कहलाएंगे। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये तो बात होगी सॉलिड स्टेट क्या होती है, ठीक है बेटा जी, आई होप ये याद रहेगा। अब पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है वो होता है सॉलिड के टाइप्स। देखिए, दो तरह के सॉलिड होते हैं भैया। सबसे पहला होता है हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा होता है हमारे पास अमरफस सॉलिड, अमरफस सॉलिड। ये दो तरह के सॉलिड हैं और बहुत ज्यादा चांस है कि इनसे रिलेटेड पेपर में क्वेश्चन आ जाए, आपसे इनका डिफरेंस पूछ लिया जाए कि क्या डिफरेंस है क्रिस्टलाइन सॉलिड में एंड अमरफस सॉलिड में। इस बात को स्टार्ट करें इससे पहले हम कुछ इस तरह से बना लेते हैं, इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अरेंज कर लेते हैं। एंड पहले जो 5 चैप्टर हैं आपके, पहले 5 चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री में आते हैं। अगर सिलेबस चेंज ना हुआ तो हो गया तो भैया कोई बात नहीं, वो भी देखेंगे। पहला चैप्टर है आपका सॉलिड स्टेट, फिर है सॉल्यूशन, फिर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिर है केमिकल काइनेटिक्स, और फिर है सरफेस केमिस्ट्री। ये जो पहले 5 चैप्टर हैं आपके, ये फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर हैं। और यहां पर आप जनरली अपनी जो बात एक्सप्रेस करोगे वो एक्सप्रेस करोगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ठीक है। बहुत रेयर ऐसा कोई एग्जांपल होता है जो आप विदाउट डायग्राम एक्सप्लेन कर सकते हो। जनरली आपको डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड ये बना दिया आप लोगों ने, बना के आना पेपर में ज्यादा अच्छा लगेगा। तो अब चेक कीजिए, जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो एक पैटर्न में अरेंज है, ठीक है। जो पार्टिकल्स हैं जिनसे क्रिस्टलाइन सॉलिड मिलकर बनता है वो एक पैटर्न में अरेंज है। तो यहां पे आप लोग एक बात लिख सकते हो, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन रेगुलर पैटर्न, रेगुलर पैटर्न। एक रेगुलर पैटर्न में इसके सारे के सारे पार्टिकल जुड़े हुए हैं। और अगर आप यहां पे बात करते हो, इसमें क्या लिखोगे? constituent particles are arranged in irregular pattern। यहां पे बेटा जी अगर आप इनके पार्टिकल्स का पैटर्न देखो तो वो रेगुलर नहीं है, वो फिक्स नहीं लगे हुए, वो कहीं कहीं लगे हुए, इधर उधर वो खिले पड़े हैं। तो इस तरह से हम लोग उसे क्या बोल सकते हैं? उसे क्या बोला जाएगा? अमरफस सॉलिड बोला जाएगा। जिसमें पैटर्न इरेगुलर है वो अमरफस, जिसमें रेगुलर है वो क्रिस्टलाइन। अगली बात समझिए, आप खुद से समझो, जिसके पार्टिकल बिल्कुल फिक्स लगे हुए हैं उनकी शेप क्या होगी? तो यहां पे लिखा जाता है दे हैव डेफिनेट शेप, दे हैव डेफिनेट शेप। इनकी जो शेप होती है वो डेफिनेट होती है, फिक्स होती है, बढ़िया वाली शेप होती है। उनकी अगर बात करें, दे हैव इनडेफिनेट शेप, इनकी शेप क्या रहेगी? इनडेफिनेट। अभी पार्टिकल्स इधर उधर है तो कैसे हम लोग उसकी शेप डेफिनेट बोल सकते हैं? शेप इनडेफिनेट रहेगी। क्लियर है? अगली बात करो, अब बेटा जिनके पार्टिकल सारे फिक्स लगे हुए हैं तो जो इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है ना वो शार्प होता है। शार्प से मेरा मतलब है बिल्कुल फिक्स होता है। क्लियर है? जैसे मैं बोल दूं कि ये मार्कर है, कितने पे का आएगा भाई? 25 रुपए का आएगा, ये शार्प हो गया। और अगर मैं बोल दूं देख यार 20-30 रुपए का आ जाएगा, 20-30 बोल दिया मैंने, 20-30, ये मैं रेंज बोल रहा हूं। उनका मेल्टिंग पॉइंट रेंज में होता है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प होता है। तो आप लोग क्या लिख सकते हो? दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? शार्प, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। एंड अगर मैं इनकी बात करता हूं, दे मेल्ट्स ओवर अ
रेंज ऑफ टेम्परेचर, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है वो एक रेंज में रहता है, वो एक रेंज में मेल्ट होते हैं। क्लियर हो गया। अगली बात करिए, अगर मैं इसको काट दूंगा, अगर हम इस पार्टिकल को काट दें तो सारे बिल्कुल डेफिनेट लगे हैं, तो बेटा जी ये कुछ इस तरह से कटिंग होगी, इस तरह से। और अगर आप इसको काटो, मान लो अगर आपने यहाँ पे कट लगाया तो हर जगह पार्टिकल है तो बिल्कुल साफ सफाई से कटेगा। और अगर आप यहाँ पे कट लगा रहे हो तो फोकस कीजिए, बहुत सी जगह खाली है तो ये कुछ इस तरह से कटेगा, इस तरह से। तो आप लोग लिख सकते हो दे शो क्लीन क्लीवेज, दे शो क्लीन क्लीवेज व्हेन कटेड, व्हेन कटेड। जब इनको काटा जाता है तो ये बिल्कुल साफ सफाई से कटते हैं। एंड अगर इनकी बात करें तो दे शो जस्ट अ मिनट, हाँ, दे शो रफ क्लीवेज, रफ क्लीवेज व्हेन कटेड। जब इनको काटा जाएगा तो ये रफ मतलब खुरदरे से कटेंगे, साफ सफाई से नहीं कटेंगे। क्यों? क्योंकि स्पेस बहुत है, इसमें स्पेस नहीं है, बिल्कुल डेफिनेट लगे होंगे, डेफिनेट शेप है तो क्लीन क्लीवेज है। तो बोला भी जाता है कि इनमें से क्लीवेज प्रॉपर्टी कौन शो करता है। क्लीवेज प्रॉपर्टी का मतलब है साफ सफाई से कौन कटेगा, तो याद रखिए दिस वन, ये अच्छे से कटेंगे। अगली बात करते हैं, अगली बात है हमारे पास तो इनके पार्टिकल बिल्कुल साथ साथ लगे हुए हैं। अब सारे जब साथ साथ जुड़े हुए हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत हाई होती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत हाई होगी, तो आप इनसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर बना सकते हो। तो आप लोग यहां पे लिखोगे दे हैव लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट, इनकी अरेंजमेंट क्या रहती है, लॉन्ग ऑर्डर रहती है, लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट। और अगर आप इनकी बात करो तो इनकी अरेंजमेंट कैसी रहती है, दे हैव शॉर्ट ऑर्डर अरेंजमेंट। इनकी जो अरेंजमेंट रहेगी वो रहेगी शॉर्ट ऑर्डर, शॉर्ट ऑर्डर मतलब क्यों, क्योंकि बेटा जी गैप है, गैप रहेगा तो आसानी से क्रैक हो जाएगा, समझो ना। बीच में से लाइन टूट गई तो अट्रैक्शन कहां रहेगी भाई, बीच में गैप आ गया तो वो आसानी से क्रैक हो सकते हैं। इसी वजह से इनका जो अरेंजमेंट होती है वो शॉर्ट ऑर्डर होती है और इनकी जो अरेंजमेंट होती है वो लॉन्ग ऑर्डर होती है। आगे समझिए जरूरी पॉइंट। अब आप देखो कि ये बढ़िया है ना, सारी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो these are also called, these are true solids, इन्हें जनरली क्या भी बोल दिया जाता है, ट्रू सॉलिड्स भी बोल दिया जाता है। और अगर इन पे फोकस करो आप लोग, ये बढ़िया सॉलिड नहीं है तो इन्हें क्या बोल दिया जाता है, these are pseudo solids, इन्हें क्या बोला जाएगा, pseudo solids बोला जाएगा, नकली सॉलिड इनको बोला जाता है, धोखा जिसे कह देते हैं, सॉलिड के नाम पे कलंक है। या फिर स्यूडो सॉलिड्स के साथ साथ इनका एक नाम बड़ा फेमस रहता है, सुपर कोल्ड लिक्विड। क्या रहेगा, सुपर कोल्ड लिक्विड, ये नाम भी इनका बहुत ज्यादा फेमस है। आगे बढ़िए, इसके बाद क्या होता है, आगे बढ़ते हैं तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, इसको हम अभी एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं, दीज आर एनआइसोट्रोपिकल इन नेचर। अभी समझेंगे क्या मतलब होता है इसका। दीज आर एनआइसोट्रोपिकल, आइसोट्रोपिकल इन नेचर, इन नेचर ये एनआइसोट्रोपिकल होते हैं। क्या होता है अभी देखेंगे। और ये क्या होते हैं, दीज आर आइसोट्रोपिकल इन नेचर, आइसोट्रोपिकल इन नेचर। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट पॉइंट है ये, इसको देख लेना क्या मतलब होता है इसका। ठीक है, अभी देखेंगे। एग्जाम्पल की बात करो तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल क्या होंगे, मेटल जो होती है जनरली, लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, ये अच्छे सॉलिड कंसीडर किए जाते हैं। और अमेरफस सॉलिड के 4-5 बड़े फिक्स एग्जाम्पल हैं, ग्लास, रबड़, प्लास्टिक। एंड आई होप आप सबको पता है कि ग्लास का, रबड़ का, प्लास्टिक का डेली लाइफ में कहां पे यूज होता है। ठीक है, बहुत सारे हाउसवेयर बनते हैं, घर में यूज होने वाले बहुत सारे सामान इनसे बनते हैं। ठीक है, घरों में बहुत यूज किया जाता है इन सामान का, इन सामानों का। क्लियर है, चलो इसको जल्दी से चिपकाओ, मैं देख लेता हूँ कैमरा सही से चल रहा है कि नहीं। जल्दी से चिपकाओ, स्क्रीनशॉट ले लो या जैसे करना है।
और फिर आगे बढ़ते हैं और आइसोट्रोपी एनिसोट्रोपी को देखते हैं। ओके, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, सब कुछ सही से दिखाई दे रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारे पास आता है अगला पॉइंट जो हमने डिस्कस करना है वो है देखिए, अगला है कि ये आइसोट्रोपी क्या होता है, एन आइसोट्रोपी क्या होता है। आइसोट्रोपी किसे कहेंगे हम लोग और एन आइसोट्रोपी किसे कहेंगे। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूं बिल्कुल बेस्ट ट्रिक जो से आप बहुत आसानी से याद रख सकते हो। इसमें याद रखिए एसडी, एसडी, और इसमें याद रखिए डीडी, डीडी। शॉर्टकट क्या रहेगा, सन्नी देओल की फिल्म, सन्नी देओल की फिल्म कहां आई है, दूरदर्शन पर आई है। सन्नी देओल की फिल्म कहां पर आई है, दूरदर्शन पर आई है। अब समझिए सन्नी देओल का मतलब क्या है। यहां पे सन्नी देओल का मतलब है सेम प्रॉपर्टीज, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डी। डी का मतलब क्या है, डिफरेंट डायरेक्शंस, डिफरेंट डायरेक्शंस। और डी का मतलब क्या है, देखिए बेटा जी, इसका मतलब क्या बना, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। और डी का मतलब क्या बना है, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डी। डी का मतलब है डिफरेंट डायरेक्शन। अभी आप समझिए कि फिजिकल प्रॉपर्टी से मेरा मतलब क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टी से मैं कहना चाह रहा हूं लाइक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर कोई सॉलिड ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम शो कर रहा है अलग अलग डायरेक्शन के अंदर, तो उस सॉलिड को हम लोग क्या बोलेंगे, उस सॉलिड को हम लोग बोलने वाले हैं, क्या बोलने वाले हैं भैया, आइसोट्रोपिकल सब्सटेंस बोलने वाले हैं। इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है आइसोट्रोपी। अगर आप डिफाइन करना चाहो तो किस तरह से डिफाइन कर सकते हो, दो सब्सटेंस which show same physical properties, same physical properties in different directions, in different directions are called क्या बोलेंगे इसे, आइसोट्रोपिकल सब्सटेंस बोलेंगे। एंड दिस property is known as आइसोट्रोपी। और इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, आइसोट्रोपी। अगर कोई सॉलिड ऐसा है जो कि अलग अलग डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम शो कर रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोट्रोपी बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात करता हूं, मैंने बात की ग्लास की, मैं बात कर लेता हूं ग्लास है, ये भी बात करेंगे हमने ग्लास की, क्यों बात की, मैंने रबड़ की बात करनी है। मैंने यहां पे करंट लगाया, मैंने यहां पे करंट लगाया, मैंने यहां पे करंट लगा के देखा, मैंने यहां पे हर जगह पे करंट लगा के देखना है, तो क्या इसमें से करंट पास होगा, खुद से बताओ, नहीं पास होना चाहिए, होगा भी नहीं। अब डिफरेंट डायरेक्शंस में प्रॉपर्टी तो सेम रही है भैया, किसी भी डायरेक्शन में से करंट पास नहीं है, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी सेम रही है। और अगर डिफरेंट डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम रहे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोट्रोपी बोलते हैं। अब बात करते हैं एनाइसोट्रोपी। एनाइसोट्रोपी क्या होता है, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है। तो डिफाइन अगर करना चाहो तो किस तरह से डिफाइन कर सकते हो, दोज सब्सटेंस which show different
फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज बेटा जी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस, डिफरेंट डायरेक्शंस आर कॉल्ड, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं एनआइसोट्रोपिकल सब्सटेंस बोलते हैं। वो सब्सटेंस जो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टी शो करेगा उसे बोलेंगे एनाइसोट्रोपिकल सब्सटेंस। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज एनाइसोट्रोपी। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, एनाइसोट्रोपी बोला जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। हमने एक पीस लिया आयरन का पीस ले लिया। मैंने यहां से करंट पास करवा के देखा, यहां से करंट पास करवा के देखा, यहां से करंट पास करवा के देखा, यहां से करंट पास करवा के देखा। हर जगह से हम लोग करंट पास करवा के देख रहे हैं, करंट पास होगा। बट क्या जितनी स्पीडली यहां से इस एंड तक करंट चला जाएगा, इस एंड से सेम रहेगा क्या? ये समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो इस तरह से हम लोग क्या बोलेंगे, एनाइसोट्रोपी बोलेंगे। क्लियर हो रही है भैया? अगर अलग अलग डायरेक्शन में प्रॉपर्टी की वैल्यू अलग अलग आ रही है, फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू अलग अलग आ रही है, तो उसे बोलेंगे एनाइसोट्रोपी। और अगर सेम आ रही है तो उसे बोलेंगे आइसोट्रोपी। एग्जाम्पल को याद करने का शॉर्टकट क्या रहेगा? अभी देखो एक चीज तो मैंने बता दी कि सन्नी देओल की फिल्म कहां आ रही है भैया, डीडी पे आ रही है। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं, सेम प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। अब याद रखिए, आइए सनी देओल की फिल्म कहां आई है, दूरदर्शन पे। आइए उसकी फिल्म कहां बैठ के देखते हैं, एसी रूम में बैठ के देखते हैं। आइए उसकी फिल्म एसी रूम में बैठ के देखते हैं। एक लाइन याद रखनी आप लोगों ने, सनी देओल की फिल्म दूरदर्शन पे आई है, आइए उसकी फिल्म एसी रूम में बैठ के देखते हैं। अब आइए का मतलब क्या है, आई वर्ड का मतलब है यहाँ पे आइसोट्रोपी। आइसोट्रोपी शोन बाय ए बोले तो अमरफस सॉलिड, नाउ व्हाट इज अमरफस सॉलिड, करके आए हैं ग्लास, रबर, प्लास्टिक। अब बात करते हैं एसी की। एसी का मतलब क्या है, एन आइसोट्रोपी सी इज शोन बाय सी यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड। एन आइसोट्रोपी इज शोन बाय क्रिस्टलाइन सॉलिड। याद रहेगा नहीं रहेगा भैया? आइसोट्रोपी शोन बाय अमरफस सॉलिड एंड एनाइसोट्रोपी शोन बाय क्रिस्टलाइन सॉलिड। शॉर्टकट क्या है, एसडी की फिल्म, सनी देओल की फिल्म दूरदर्शन पे देखेंगे और कहां देखनी है, आइए एसी रूम में बैठ के देखते हैं। बस ये 4 लाइनें देखनी है, एसडी, डीडी, आइए एसी में बैठ के देखेंगे। क्लियर है? चिपकाओ इसको, इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। किस तरह से बनेगा एंड में बताऊंगा मैं तुम्हें। ठीक है, चलो चिपकाओ इसको जल्दी से। देखिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बनता है एक वर्ड आपको सुनने को मिलेगा यार, पॉलीमर्फस किसे कहते हैं, पॉलीमर्फस। बड़ा फेमस है ये पॉलीमर्फस टर्म। हमने पढ़ लिया क्रिस्टलाइन, हमने पढ़ लिया अमरफस। हमने पॉलीमर्फस किसे कहेंगे? पॉलीमर्फस भी एक सॉलिड का टाइप है। ठीक है, क्या कहोगे, those substance which show different behavior in different conditions are called, क्या बोलते हैं, are called polymorphous, and this property is known as polymorphism। इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं, कार्बन है हमारे पास, पता है। अब कार्बन अलग अलग कंडीशन में, एक कंडीशन में डायमंड भी बन सकता है और एक कंडीशन में ये ग्रेफाइट भी बन सकता है। एंड अगर मैं आपको बोलूं डायमंड
वन ऑफ द हार्डेस्ट नॉन एलिमेंट, एलिमेंट नहीं बोलूंगा, सब्सटेंस, ठीक है। और ग्रेफाइट इज नॉट दैट मच हार्डेस्ट, ठीक है। अगर मैं बात करूं, डायमंड एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। एंड ग्रेफाइट जनरली हम लोग कंसीडर कर सकते हैं इसको अमरफस सॉलिड के उसमें, ठीक है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स में गैप होता है और क्रैक आसानी से हो जाता है। जनरली सॉलिड जो होते हैं वो इतना आसानी से नहीं, बाकी ये ज्यादा अच्छा नहीं बनेगा, इसको ऐसे याद रखो, क्रिस्टलाइन अमरफस वाला मत लिखो। कार्बन की बात करो, डायमंड और ग्रेफाइट के फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। एंड एक सब्सटेंस अलग अलग कंडीशन में अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं पॉलीमर्फस, या फिर इसे एलोट्रोप्स भी बोल दिया जाता है, या एलोट्रोपी भी बोल दिया जाता है। एलोट्रोप्स बोल सकते हो आप, एलोट्रोप्स, ये कार्बन के एलोट्रोप्स तो है, डायमंड एंड ग्रेफाइट, क्लियर है। और एक होता है आइसोमर्फिज्म, इंपॉर्टेंट इतना नहीं है बट मैं आपको वैसे बता देता हूं। आइसोमर्फिज्म, देखो यहां पे एक सब्सटेंस है, दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, और यहां पे टू सब्सटेंस इन वन फॉर्म, दो सब्सटेंस होंगे जो एक फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। अगर कभी ऐसा हो जाए तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा जी, आइसोमर्फिज्म बोलने वाले हैं, याद रखिए। क्लियर होता है सबको? चिपका दो इसको जल्दी से, 1 मिनट में देख लो वीडियो चल रही है कि नहीं, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो बनता है, किससे बनता है? वो बनता है भैया टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, फ्रॉम टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं ना वो 4 तरह के होते हैं, और उनको याद रखने की ट्रिक क्या रहेगी? क्रिस्टलाइन सॉलिड को याद रखने की ट्रिक क्या रहेगी? INCM। क्या सर इतनी ट्रिक कौन बनाता है? मैं बनाता हूं ना, IMCM। आई का मतलब क्या होता है? यहां पे आई का मतलब होता है आयनिक सॉलिड। क्या होता है? आयनिक सॉलिड। एम का मतलब क्या होता है? मेटालिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड। सी का मतलब क्या होता है? कोवलेंट सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड। और एन का मतलब क्या होता है? मोलिकुलर सॉलिड। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं, याद रखने की ट्रिक क्या है? IMCM, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड एंड मोलिकुलर सॉलिड। अभी क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे? सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे बन सकता है वो बन सकता है, इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बताएं आप। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आयनिक सॉलिड किससे मिलकर बनेंगे? ऑब्वियसली आयन से मिलकर बनेंगे। और दो तरह के आयंस होते हैं, कौन कौन से? कटायंस एंड एनायंस। तो याद रखिए आयनिक सॉलिड किससे मिलकर बनेंगे? आयन से। अब बात करते हैं मेटालिक सॉलिड। देखो किसी भी मेटल की अगर आप बात कर लो, लाइक ये मेरे पास कोई मेटल है, मेटल में क्या होते हैं? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भरे होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स पे इलेक्ट्रॉन्स भरे ही होते हैं, फुल इस तरह से भरे होंगे, ठीक है। और इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन हैं तो बीच में कुछ ना कुछ पॉजिटिव होल भी हो सकते हैं। इस तरह से 1-2 पॉजिटिव होल्स होते हैं, और इन पॉजिटिव होल्स के लिए वर्ड यूज किया जाता है कर्नल। तो पॉजिटिव कर्नल्स इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फुल इलेक्ट्रॉन है, 1-2 पॉजिटिव कर्नल हो सकते हैं। याद रखिए कोवलेंट सॉलिड जो मिलके बनते हैं वो मिलके बनते हैं एटम से। किससे मिलके बनते हैं? एटम से। और मॉलिक्यूलर सॉलिड किससे मिलके बनेंगे? जनरली मॉलिक्यूलर सॉलिड मिलके बनते हैं मॉलिक्यूल से। और अगर मैं फर्दर देखिए, अगर मैं इसको ज्यादा अच्छे से बोलूं, मॉलिक्यूलर सॉलिड के 3 टाइप्स होते हैं बेटा जी। कौन कौन से? पहला नॉन पोलर, ठीक है। इसके बाद में बोलता हूं तो पोलर, इसके बाद में बोलता हूं तो हाइड्रोजन बॉन्डेड। इस तरह से होता है। ये 11th क्लास का टॉपिक है। नॉन पोलर में क्या आ सकता है? लाइक आपके पास H2, N2,
हीलियम इस तरह से आ सकता है। पोलर में क्या आ सकता है आपका, लाइक आपके पास आप लिख सकते हो HCl, है ना। और हाइड्रोजन बॉन्डेड तो 3 ही बन सकते हैं, जब हाइड्रोजन का बॉन्ड बन सकता है फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ, फोन के साथ, तब बनता है हाइड्रोजन बॉन्डेड। बाकी मॉलिक्यूलर सॉलिड का आप सिंपल रखना ज्यादा अच्छा रहेगा, मेरी मानो तो मॉलिक्यूल्स लिख लेना। मॉलिक्यूलर सॉलिड किससे मिलकर बनते हैं, मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं। क्लियर है। अब अगली बात है, नेक्स्ट जो बनता है वो बनता है बाइंडिंग फोर्स। इनके बीच में बाइंडिंग फोर्स कौन सी होती है सर, कौन सी ऐसी फोर्स है जो इनको बांध के रख रही है। आयनिक सॉलिड में होता है भैया आयोनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड। मेटालिक सॉलिड में कौन सा बॉन्ड होता है, मेटालिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होगा, मेटालिक बॉन्ड होगा। ठीक है। कोवलेंट सॉलिड में कौन सा बॉन्ड होगा, ऑब्वियसली कौन सा बॉन्ड होने वाला है, कोवलेंट बॉन्ड है, बहुत ज्यादा फेमस है। एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड में कौन सा बॉन्ड होगा, अगर मैं सिंपल में निपटाऊं तो मॉलिक्यूलर बॉन्ड। ये मेरे को बड़ी आसान लगती है लाइन लिखनी, है ना, आसान है कि नहीं। आयनिक सॉलिड में आयनिक बॉन्ड, मेटालिक सॉलिड में मेटालिक बॉन्ड, कोवलेंट सॉलिड में कोवलेंट बॉन्ड एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड में मॉलिक्यूलर बॉन्ड। बट अगर मैं इसको लिखूं नॉन पोलर के लिए लिखूं तो यहाँ पे याद रखिए लंडन फोर्सेज होती है। और टेंशन मत लेना, अगर तुम लोग बोलोगे ना तो मैं इस पे सेपरेट लेक्चर बना दूंगा ये फोर्सेज के ऊपर। ठीक है। और पोलर पार्टिकल्स के बीच में, पोलर मॉलिक्यूल के बीच में कौन सी बॉन्ड होती है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। और हाइड्रोजन बॉन्डेड में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसमें तो कोई नया बॉन्ड बनता ही नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट मेरे को लगता है क्वेश्चन बनेगा वो बनता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से रिलेटेड। क्या होता है सर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए अगर मैं बात करूं बेस्ट कंडक्टर कौन से हैं, मेटालिक सॉलिड आर कंडक्टर। और ये क्या है, इंसुलेटर। ये क्या है, इंसुलेटर। ठीक है। बट एक कंडक्टर भी होता है, कंडक्टर क्या है, कोवलेंट सॉलिड में ग्रेफाइट। क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। और अगर आयनिक सॉलिड की बात करूं तो ये होते हैं इंसुलेटर। अगर पेपर में आपसे पूछा जाए आयनिक सॉलिड क्या होते हैं, आयनिक सॉलिड इंसुलेटर होते हैं। ठीक है। तो याद रखिए इस तरह से लिखोगे, इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्टर इन मोल्टन स्टेट, मोल्टन स्टेट। सॉलिड स्टेट में ये इंसुलेटर होते हैं बट मोल्टन स्टेट में ये कंडक्टर बन जाते हैं। क्लियर है। याद रखिए मोल्टन स्टेट मतलब जब आप किसी आयनिक सॉलिड को मेल्ट कर दोगे। एग्जांपल याद रखिए NaCl, KCl। इसके एग्जांपल आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर पे एज लिखते हैं, गोल्ड। कोवलेंट सॉलिड का एग्जांपल जो मेरा फेवरेट है, डायमंड, है ना, ग्रेफाइट। ठीक है। और मॉलिक्यूलर सॉलिड के अगर आप एग्जांपल लिखोगे तो कैसे लिख सकते हो, H2, ड्राई आइस, है ना, ड्राई आइस लिख सकते हो या आइस भी लिख सकते हो। ड्राई आइस होता है सॉलिड CO2, है ना। और अगर आप पूछ यार डायमंड में ग्रेफाइट में जो मेन डिफरेंस होता है ना वो होता है इनकी हाइब्रिडाइजेशन का। डायमंड की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3 एंड ग्रेफाइट की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। ठीक है। और sp2 की वजह से इसका एक p इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है, तो इसकी वजह से क्या करता है, मतलब बड़ा अजीब सा स्ट्रक्चर होता है ग्रेफाइट का, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ये कंडक्टर होता है। नो इसके याद रखना, हाइब्रिडाइजेशन का पॉइंट याद रखना। ठीक है। तो इनमें क्वेश्चन जो जनरली बन सकता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बन सकता है आयनिक सॉलिड और गुड कंडक्टर इन मोल्टन स्टेट। वाई रीजन क्या होता है कि इनके आयंस बन जाते हैं। वैसे इस चैप्टर में आगे बहुत अच्छे से हम लोग इसको डिस्कस भी चलिए तो आज की क्लास को यहीं पे निपटाते हैं। मैं एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ, एक पिक शेयर कर रहा हूँ, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से प्लीज इस पिक का स्क्रीनशॉट ले लेना। और इस पिक में ये जो 2 क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, इनको बहुत 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 अच्छे से देख लेना। चांसेस हैं, देखो इनको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है। और प्रैक्टिस से याद होंगे, आपको 3-4 बार देखना पड़ेगा क्या है, और फिर श्योरली इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना हुआ है कई बार, अगर आप प्रीवियस ईयर को उठा के देखोगे। चलिए निपटाते हैं आज की क्लास को। आई होप की वीडियो आपको अच्छी लगी। आपके कुछ भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन यूज कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। बस आपका चैनल है, सपोर्ट कीजिए। अभी आपके इस चैनल को सपोर्ट की जरूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।